दोस्तों, आज हम जिस कहानी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसी दास्तान है जिसमें मौत खुद जंगल के अंधेरों में घटी हुई थी। ये कहानी है दो खौफनाक मैन ईटर बाघों की, जिन्होंने इंसान की जिंदगी को एक पल में नरक बना दिया था। गांव के खेत, जंगल के रास्ते, हत्ता के पानी भरने जाने वाली गलियां तक, सब जगह उनके खौफ का साया था। दिन हो या रात, लोगों को अपनी सांसों की आहट भी डर से तेज लगती थी। ऐसा लगता था जैसे हर झाड़ी के पीछे मौत छुपी हो। और ये कहानी हमें सुनाते हैं एक ऐसे शख्स, अल्ताफ हुसैन देहरादूनी, जो खुद जिंदगी भर जंगलों, शिकार और मौत के सामने गुजारे। उनकी आंखों से देखी हुई दास्तान हमें जंगल के उस अंधेरे में ले जाती है जहां इंसान और बाघ के बीच एक खूनी खेल छुपा था। तो तैयार हो जाइए खौफ, खून और जंगलों की इस दास्तान के लिए। हिंदुस्तान के एक कोने में बसा है पीलीभीत। नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी घनेरी तस्वीर उभर आती है, जहां ना शहर का शोर है, ना जिंदगी की दौड़। सिर्फ जंगल, जंगल की गहराई, जंगल की खामोशी और जंगल के खौफनाक राज। ये जंगल मशहूर है अपने बेत के पेड़ों के लिए। सोचिए, पेड़ों की ऊंचाइयों ने आसमान तक अपनी शाखें फैला रखी हैं। धूप की किरण भी नीचे जमीन तक पहुंचती है तो हजारों पत्तों की जाल से छनकर। दिन के वक्त जब सूरज सर पे होता है, तब भी इन जंगलों में अंधेरा छाया रहता है। और रात तो बिल्कुल ही और है। वहां रात का मतलब होता है अंधेरा, जो सांस तक दबा देता है। यही बेत के पेड़ शहरों को बिल्डिंग की लकड़ी देते हैं। दिन रात इन्हीं पेड़ों को काटने की गूंज गूंजती है। रेलगाड़ियां आती हैं, लकड़ियां ले जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। लकड़ी के साथ साथ जिंदगी का सारा सामान भी यहीं से गुजरता है। पीलीभीत के जंगल हजारों मील तक फैली एक दुनिया है, लेकिन इन्हीं घने जंगलों के बीच बीच छुपी हुई हैं छोटी छोटी बस्तियां। गांव के लोग, जिनकी जिंदगी बहुत ही सादा और मुश्किल भरी है। उनके घर मिट्टी के, उनकी रोटी सूखी और उनकी ख्वाहिशें छोटी। उस जमाने में गांव के लोग शहर की चीजों से बिल्कुल अनजान थे। किसी के घर में अगर एक बर्तन शहर से आया होता तो वो पूरे गांव की चर्चा बन जाता। और गोश्त तो उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। किसी शिकारी ने अगर शिकार किया, जानवर गिराया, तो गांव वाले उसकी कुछ हड्डी मांस ले आते, उसे पकाते और महीने तक उसकी बात करते रहते। बाकी दिन रोटी, सब्जी और कभी कभार दूध तक ही जिंदगी सिमट जाती। रोज की जरूरत का सामान उन्हें मिलता था उन खंचा भरोसों से जो रेलगाड़ियों में चलकर बेचते। उन्हीं से नमक, तेल, कपड़ा मिलता। और पीने का पानी, सोचिए, पानी तक इन लोगों के लिए लग्जरी था। वो भी रेलवे के इंजन से सप्लाई होता। जंगल के बीच ऐसे लोग अपनी जिंदगी गुजारते जो पानी भी इंजन के नलकों से भरकर लाते। ये रेलगाड़ियां एक अजीब तस्वीर पैदा करती थीं। सुबह का सन्नाटा तोड़ती हुई एक लंबा सा धुआं उड़ाती इंजन की चीख, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई लोहे की पटरी पर चलता हुआ वो इंजन जिसमें सफर करने वाले लोग डर से खिड़की से बाहर झांकते भी नहीं थे, क्योंकि जंगल के दोनों तरफ मौत का सन्नाटा बसा था। स्टेशन भी अजीब थे। नीचे के 2 कमरे काम के लिए, ऊपर के 2 कमरे सोने के लिए। दिन भर नीचे की भागदौड़, पेड़ों की कटाई, लकड़ी का जमा होना। और रात, जैसे ही सूरज डूबता, दरवाजे बंद कर लिए जाते, ऊपर चले जाते। दरवाजों पर लोहे के ताले, खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे। क्योंकि जंगल में रात को जिंदा इंसान से ज्यादा ताकतवर और खौफनाक चीजें घूमती थीं। खूंखार जानवर, जिनकी गरज रात के सन्नाटे को चीर देती थी। और सांपों की आबादी ऐसी थी कि लगता था हर पत्थर के नीचे, हर झाड़ी के बीच एक सांप छिपका बैठा है। छोटे सांप से लेकर बड़े से बड़ा अजगर, हर कदम पर मौत छिपी होती। इसीलिए लोग चारपाइयां ऊंची बनवाते थे ताकि सोए हुए पैरों पर कोई सांप न लिपट जाए। पीलीभीत के इन जंगलों में
एक जगह है सुनारीपुर। नाम लेने भर से ही शिकार के शौकीन लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी, क्योंकि वहां के जंगल में शिकार की कमी नहीं थी। मेरे दोस्त भल्लन के पास उस वक्त वहां की कटाई का ठेका था। कई बार उन्होंने मुझे बुलाया था, कहने लगे थे कि यहाँ आओ, शिकार का मजा लो, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत के चक्कर में कभी जा ना सका। फिर एक दिन तकदीर का पैगाम आया। दून के मिलिट्री एकेडमी के कर्नल टेन्नी ने, जो मेरे साथ पहले भी 2-1 शिकार कर चुके थे, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी छुट्टियां पीलीभीत में गुजारेंगे, और उन्होंने मुझे भी बुलाया। इस दफा मैं ना नहीं कर सका। मैं अपने एक और दोस्त पूरी के साथ उनका साथी बन गया, और हम तीनों रवाना हुए पीलीभीत की तरफ। रात को हमने ठहराव किया एक पुराने रेस्ट हाउस में। वो रेस्ट हाउस जंगल के बीच पुराने जमाने का। उसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। अंधेरे में खिड़की से बाहर देखते तो सिर्फ पेड़ दिखते, और बीच बीच में हवा के झोंके के साथ किसी बाघ की दहाड़ कंपती हुई सुनी जाती। रात बड़ी भारी थी और नींद आंखों से दूर। सुबह हुई तो हमने बसरिया ट्रेन ली और रवाना हुए एक और स्टेशन, जिसका नाम था बूलिया। वहां हमें शिकार के इंतजाम करने थे। लकड़ी, गाड़ी, गांव के लोगों की मदद और शिकार की रस्मियत। लेकिन हमें क्या खबर थी कि जिस सफ़र को हम एक शिकार का साफ सुथरा खेल समझ रहे थे, वो सफ़र जल्दी ही मौत और खौफ का खेल बन जाएगा। अगले दिन पीलीभीत के अंधेरों में हमने जो सुना, उसने हमेशा के लिए हमारी रूह तक हिला दी। इत्तेफाक देखिए, जब हम बसरिया ट्रेन में रवाना हुए तो वहीं से हमारे दोस्त भल्लन भी अपनी मंजिल से चढ़ गए, बरेली से आने वाली उसी गाड़ी में। और हमारी उनसे मुलाकात बिल्कुल अचानक हुई। हमने उन्हें अपनी आमद की कोई खबर नहीं दी थी, लेकिन जब सामने आए तो दिल खुश हो गया। मुस्कान के साथ मुलाकात हुई, थोड़ी मिजाज पुरसी, थोड़ा हालत चाल पूछना, और फिर जैसे ही उन्होंने हमारा इरादा सुना तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। उन्होंने हंसी से शुरू किया और फिर हल्की सी सांस भरकर बोले, अरे मियाँ, तुम लोग तो बसरिया जा रहे हो, पता है वहाँ क्या हो रहा है? आजकल एक मैनीटर बाघ और एक बाघिन दोनों ने मिलकर तहलका मचा रखा है। लकड़ी काटने वाले सब काम छोड़ चुके। जो दिन रात पेड़ गिराते रहते थे वो अब जंगल से भाग गए हैं। और सोचो, अब तक ना जाने कितने आदमी रात के अंधेरे में उठाकर ले जाए जा चुके हैं। भल्लन की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैनीटर का नाम ही शिकार के शौकीन के लिए बिजली की तरह होता है। भल्लन का चेहरा खौफ से पीला था, उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मेरे अंदर उल्टा एक जुनून जग गया। जंगल में अगर मैनीटर हो तो शिकार की असली रूह वही है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, और मेरा दिल कह रहा था, ये मौका खोकर मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। भल्लन ने मेरी आंखों की चमक देखी तो फिर समझाने लगे, देखो, अब तक कई शिकारी आए, सब ने कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे की चालाकी, उसकी शयाना हरकतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जितना उसे मारने की कोशिश की गई, उतना ही वो ज्यादा खतरनाक बन गया। तुम लोग क्यों अपनी जान डाल रहे हो ऐसे खतरे में? मेरी मानो तो छोड़ दो ये इरादा और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे शिकार का शौक और तरीके से पूरा करवा दूंगा। लेकिन शिकार की जिंदगी ही क्या, अगर उसमें खतरा ना हो, अगर मौत से आंख ना मिली हो, वही तो असली लज्जत है। और तभी बुलिया का स्टेशन आ गया। हमने भल्लन से हाथ मिलाया, उन्हें हैरान और परेशान छोड़कर फिर मिलने का वादा किया। ट्रेन रुक गई और हम उतर पड़े। स्टेशन बिल्कुल जंगल के बीच था। इधर पेड़, उधर पेड़, और बीच में एक छोटी सी इमारत, सिर्फ एक डाक बंगला, और उसमें सिर्फ एक चौकीदार। हमने स्टेशन देखा, डाक बंगला घूमा और चौकीदार को कहा, ये कमरा साफ कर दो, हम कल से यहीं ठहरेंगे। मेरी बात सुनकर चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कुछ भयानक सुना हो। हिचकिचाते हुए बोला, जनाब,
आप यहां रुकेंगे कुछ दिन के लिए? हाँ, यही इरादा है। क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जनाब, पहले ये इलाका बिल्कुल अमन था। दिन भी सुकून के, रात भी सुकून की। लेकिन अब अंधेरा गिरते ही कोई भला इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। जो निकलता है वो लौट कर कभी नहीं आता। यहाँ एक मैनीटर बाघ आ गया है। रात के अंधेरे में लोगों को उठाकर ले जाता है। अब तक एक दो नहीं, पूरा 101 आदमी उसके शिकार बन चुके हैं। उसकी बात सुनकर खून सूख गया। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। जंगल के बीच सिर्फ एक डाक बंगला और बाहर मौत के साए की तरह घूमता हुआ मैनीटर। चौकीदार की आंखों में डर था और हमारी रगों में एक ठंडी सी सर्दी दौड़ गई। आखिर उस रात जंगल ने हमें क्या दिखाना था? ठेकेदार का काम पूरी तरह से ठप हो चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के साफ आसार दिख रहे थे और वजह भी वही थी, पूरे इलाके में एक मैनीटर का आतंक। कुछ दिनों में लाश पर लाश गिरने लगी थी। गांव वालों के दिलों में खौफ और अफवाहें दोनों एक साथ पनप रही थीं। कोई कहता ये जरूर शेर है, कोई कहता नहीं ये कुछ और ही बला है, और कोई चुप हो जाता जैसे नाम लेने से भी डर लगता हो। अंधेरा पड़ते ही चौकीदार भी थिटक गया। सीधा कह दिया, जनाब, मैं अंधेरा होने के बाद डाक बंगले के बाहर कदम तक नहीं रखता। उसकी आंखों में असली डर था, ऐसा डर जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो रात के अंधेरे में मैनीटर के कदम की आहट सुन चुका हो। खैर, हमने कहानियां सुनी, सर हिलाकर रह गए और उसे ताकीद दी कि बंगले की सफाई कर देना। वापस पीलीभीत लौट आए। अगले दिन कुछ जरूरी सामान उठाया और फिर से बुलिया की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के लगभग 11 बज रहे थे जब हम स्टेशन पर उतरे। खाना खाया और फिर चौकीदार से ठेकेदार का पता पूछा। चौकीदार बोला, यहां से ना मील दूर एक घना जंगल है। आजकल कटान चल रहा है, ठेकेदार वहां होते हैं। मैं कल उनको बुला लाऊंगा। उसे रात को बंगले में रुकने के लिए मनाना अपने आप में एक छोटी मुहिम थी। बेचारा जिद पकड़कर बैठा था, जनाब, मैंने तो अपनी बीड़ी सिगरेट का इंतजाम तक नहीं किया। हमने मुस्कुराकर एक अच्छे सिगरेट का पैकेट निकाल दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक आई और उसने रात के लिए हां कर दिया। लेकिन अंधेरा घिरते ही असली जंगल का रूप सामने आ गया। रात को इंसान घर के अंदर चिपक कर रहते, कोई बाहर कदम तक नहीं रखता। स्टेशन का स्टाफ भी ऊपर के कमरे बंद करके छुप जाता। बाहर सिर्फ सन्नाटा और कभी कभी दूर से सुनाई देती एक खौफनाक दहाड़। सुबह हुई। सूरज उगते ही हमने नाश्ता किया और तभी चौकीदार एक छलांग लगाता हुआ अंदर आया। उसके साथ ठेकेदार भी थे। और किस्मत देखिए, वो ठेकेदार और कोई नहीं बल्कि भल्लन के करीबी दोस्त निकल पड़े, हमारे भी पुराने जान पहचान वाले। तारुफ हुआ और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ठेकेदार ने बताया, इस जंगल का ठेका मेरे पास है और शिकार यहां बहुत मिलता है। लगातार कटान के शोर से जानवर इंसान की आवाजों के आदत डाल चुके हैं। वो निडर हो गए हैं और इसी वजह से आसानी से शिकार बन जाते हैं। उनके अल्फाज में एक गर्व भी था, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आवाज धीमी पड़ गई।
और फिर उन्होंने वही कहानी सुनाई जो हम पहले भी सुन चुके थे। मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास 50 आदमी थे। हर दिन शिकारी आते जाते रहते, लेकिन एक अजीब बात हुई। कोई 1 महीना गुजरा होगा, तब एक सिख शिकारी पार्टी आई। 4 लोग थे, दिन रात जंगल में शेर की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन शेर उन्हें कभी सामने नहीं आया। और एक दिन न जाने कहां से एक शेर का बच्चा मार लाए, और बस उस बच्चे के खून से जंगल में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो अब तक खत्म नहीं हुई थी। अरे ये तो बस एक आम साइज के कुत्ते के बराबर होगा। सरदार जी खुशी से झूम रहे थे, अपने दिल में समझ बैठे कि शायद शेर का शिकार कर लिया। चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए तो शिकार शिकार होता है। सरदार जी शेर का बच्चा मारकर अपने खेमे की तरफ निकल पड़े, हंसी के साथ, फख्र के साथ, जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन उस दिन से इस जंगल में कयामत टूट पड़ी। रात के अंधेरे में जंगल का हर कोना, हर पहलू शेर के दहाड़ने से गूंज उठा। आवाज ऐसी कि रगों में खून जम जाए। और फिर एक नई दास्तान शुरू हुई। जो भी आदमी रात के समय घर से बाहर निकला, वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। पहले कभी कभी, फिर रोज रोज ऐसे वाकयात होने लगे। और आखिर जान सबको प्यारी होती है। मेरे साथ काम करने वाले सारे मजदूर भाग खड़े हुए। जंगल खाली हो गया और मुझे मजबूरन अपना काम बंद करना पड़ा। और तब हमें एक बात समझ आई, ये जो मैन ईटर जोड़ा है, ये सिर्फ शिकार के लिए नहीं मार रहा, ये तो इंतकाम ले रहा है। सरदार जी ने शिकार के हर उसूल के खिलाफ जाकर शेर के बच्चे को मार डाला, एक बेगुनाह, बेसहारा छोटे से जानवर को। और अब उस बच्चे के माँ बाप जंगली बाघ और बाघिन दीवानगी में इंसानों का शिकार करने लगे। सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि इंसानों को अपना दुश्मन समझकर उन्हें छटिया रहे थे। ठेकेदार ने यह भी बताया कि लोगों का मानना है कि ये एक नहीं बल्कि जोड़ा है, एक जंगली नर और एक जंगली मादा, अपने बच्चे के गम में पागल होकर इंसान के खून के प्यासे बन गए हैं। ये बात सुनकर मैं और कर्नल दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। दिल ने माना कि मुहिम अब और खतरनाक है, हालात और भी नाजुक। लेकिन इरादा और मजबूत हो गया। दिल कह रहा था, अगर अब कुछ ना किया तो ये जोड़ा रोज रोज और भी निडर होते जाएंगे और अपना शिकार और भी तेज करेंगे। जंगल का हर कोना अब उनके खूनी नक्शों से भर रहा था। स्टेशन मास्टर भटनागर अपनी तरफ से पूरी दौड़ धूप में लगे थे। बोला, बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते, कई शिकारी पार्टियां आईं, कई बड़े बड़े नाम, सब यहां आए और सब नाकाम लौट गए। ये जोड़ा इतना होशियार है कि रोज अपना ठिकाना बदल लेता है, आज यहां कल उधर। किसी को समझ ही नहीं आता कि उनका असली आशियाना है कहां। उनके चेहरे पर भी एक थकान थी, एक डर भी। लेकिन फिर भी हमें अपनी जीप और एक ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर भी आम नहीं था, वो इन जंगलों के हर रास्ते से, हर कोने से बखूबी वाकिफ था। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सा तजुर्बा छुपा था। स्टेशन मास्टर ने हमें अपने छोटे से स्टेशन पर खातिरदारी दी। सिर्फ 2 कमरे, 2 आदमियों का स्टाफ और एक डबल बैरल बंदूक। उसे वो कभी कभी छोटे जानवर मार के गोश्त खाया करते थे। उनसे भी हमें कुछ और मालूमात मिली। उनका कहना था, ये आदमखोर जोड़ा निहायत तैयार है, चोर की तरह दबे पांव चलता है। कई बार खुद इन क्वार्टर्स के पास आ जाता है, बिल्कुल चुप, जैसे हवा भी चलती हो, और खतरे की बू सूंघता है। फिर एक पल में सांप की तरह
फड़ से गायब हो जाता है। और उस रात जब अंधेरा फैलने लगा, हमें महसूस हुआ कि जंगल खुद हमें घूर कर देख रहा है, जैसे मैन ईटर के कदम अब हमारी तरफ बढ़ने वाले हैं। उनका कहना था कि वो मैन ईटर अब भी स्टेशन क्वार्टर्स के आसपास चक्कर लगाता है, धीरे धीरे घुसता है, इंसानों की बू से खिंचता हुआ। और उनका ख्याल था कि क्योंकि हम लोग रेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इस जंगल के रखवाले भी नहीं, तो वो बाघ हमारी बू जरूर पाएगा और एक दिन यहाँ तक आएगा। लेकिन असली मुश्किल ये थी कि उसका कोई ठीक ठिकाना किसी को मालूम नहीं था, न दिन का न रात का, न जंगल के कौन से कोने में वो छुपा है और न ही किस घाटी में बैठकर शिकार तकता है। मैं और कर्नल दोनों गहरी सोच में डूबे थे। ये फैसला करना आसान नहीं था कि उस शैतान को मारने का सही तरीका क्या होगा और सही जगह कौन सी। भटनागर ने अपना राय रखा। उसने कहा कि इस काम के लिए एक माहिर शिकारी, एक खोजी, एक ऐसा आदमी चाहिए जो जंगल की खुशबू और मिट्टी से शेर के कदम पहचान सके। पर मुश्किल ये थी कि वहां आदमी वैसे ही कम थे, और जो थे उनमें से कोई भी अपनी जान झोंकने की हिम्मत नहीं करता था। तब अचानक एक नाम मेरे जहन में बिजली की तरह कौंधा। संतराम, एक माहिर शिकारी जिसे लोग जंगल का पंडित कहते थे। मैंने तुरंत फैसला किया, सफर का खर्चा भेजा और संदेश भेजा कि तुरंत पहुंचे, क्योंकि इस मुहिम में उसका साथ होना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता था। अब इत्मीनान हुआ कि कुछ आसरा है। हमने अपनी तैयारी शुरू। रात को कर्नल रेस्ट हाउस में रहेंगे और मैं भटनागर के साथ स्टेशन पर रात गुजारूंगा, ये सोचकर कि मुमकिन है शेर रात को इधर या उधर आ निकले। सामान संभालकर शाम ढलते ही मैं भटनागर के पास पहुंचा। लाइनमैन को ड्यूटी दी गई कि पूरी रात जागते रहें, और हमने अपनी जगह संभाली। रात धीरे धीरे घुल गई। हवा का बस एक सरसराहट, कभी दूर एक उल्लू की चीख, कभी पत्तों की हल्की सी खरखराहट, और बस गहरी खामोशी। सुबह होते होते दिल को एक मायूसी सी लगी। शेर का ना कोई निशान, ना ही उसकी धाड़। लेकिन दूसरे ही दिन रात के बीच मुझे अपने कंधों पर किसी के हाथ का एक जोर का दबाव महसूस हुआ। मैं होश में आया। लाइनमैन मुझे जगा रहा था। उसकी आंखें खौफ से फट रही थी। मैंने तुरंत अपनी राइफल संभाली और तैयार हो गया। और तभी रात के सन्नाटे को चीरकर एक जबरदस्त धाड़, एक ऐसी गूंज कि पूरा जंगल कांप उठा। मैंने अपनी नजर सब तरफ दौड़ाई। अंधेरा घना था, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन धाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया, कभी नजदीक से, कभी दूर से। ध्यान से सुनते ही एक अजीब बात समझ आई। एक आवाज बहुत तेज, गरजदार थी, और दूसरी कुछ धीमी, नरम सी। मेरे दिल ने कहा, ये एक शेर नहीं, ये जोड़ा है, एक नर और एक मादा, दोनों यहां हैं, आसपास। मैंने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर हर एक झाड़ी, हर एक दरख्त की शाखों को देखा, लेकिन अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। फिर भी मैं होशियार बैठा रहा, राइफल हाथ में कस के, सांस थमी हुई। कभी दूर से एक और धाड़, फिर गहरी खामोशी। सुबह होने तक रात जैसे रुक रुक कर गुजरी। कर्नल से भी बात हुई। उसने भी कहा कि पूरी रात जाग जाग के कोशिश की थी, पर शेर सामने ना आया। लेकिन अब एक बात तय हो गई थी, ये जोड़ा इसी जंगल में है। हमारी कामयाबी की उम्मीद अब सच होती नजर आने लगी थी। लेकिन अगला कदम
और भी खतरनाक होने वाला था। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ रही है। सोचिए, एक अंधेरी रात, बेहाल सा जंगल, और हम उस मैनीटर बाग के इतने करीब कि सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सिर्फ एक कदम गलत और सब कुछ खत्म। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबका खून जमा दिया। क्या हंटर बच पाए या बाघ ने अपना नया शिकार चुना? ये राज खुलेगा अगले पार्ट में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं अगर आप होते हंटर की जगह तो क्या करते। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।